Hello students, welcome back to our science class for class 10th. As you know, I have already completed the first chapter in your physics, the light section, and a chemistry chapter which is acid, bases and salts. तो होपफुली आप लोगों को इन दोनों ही चैप्टर्स के नोट्स मिल चुके होंगे और मैं ये उम्मीद रख रहा हूँ कि आप लोगों ने उनके नोट्स को अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, याद कर लिया होगा और चैप्टर को समझ लिया होगा। अगर वो चैप्टर्स में कोई चीज़ नहीं समझ आ रहा है तो आई विल लाइक टू टेल यू, गो टू द वीडियोज़ अगेन एंड अगेन। जब तक वो टॉपिक क्लियर ना हो जाए तब तक उस वीडियो को देखते रहिए और जब आपको लगे कि कोई चीज़ ऐसा है जो बिल्कुल मिसिंग है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज डाउट्स इन योर नेक्स्ट क्लास। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन फिजिक्स अगेन विच इज इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद मैं बायो का एक चैप्टर उठाऊंगा। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करते हैं। योर चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी पूरा नोट्स तैयार हो चुका है। तो आज आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी नोट सारा भेज दिया जाएगा। आप लोग इस नोट्स को अपनी कॉपी में लिख लेंगे और फिर आपको याद करने में आसान हो जाएगा ये चैप्टर। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? सो इलेक्ट्रिसिटी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिसिटी साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के खुद भी दो ब्रांच हो जाते हैं। एक ब्रांच कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैट, जबकि दूसरा ब्रांच कहलाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हम पढ़ते हैं व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस व्हेन चार्जेस आर इन रेस्ट, जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस व्हेन चार्जेस आर इन मोशन। तो आइए, हमारा ये जो सेक्शन आज का होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट? सबसे पहला पॉइंट हमारे पास उठता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है। अब स्पीड के लिए क्या करना होता है, हमें टाइम से डिवाइड करना होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि Q बाई टी, और इसका ऐसा यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का सेकंड, तो ये एम्पियर हो जाता है। व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? हम लोग करंट का डायरेक्शन क्या लेते हैं? तो देखिए, बाय कन्वेंशन पहले से ही ये चल रहा है, हमने एज्यूम करके रखा हुआ है कि चार्जेस का डायरेक्शन लिया जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा, या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसका उल्टा, यानी कि अगर देखिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ए से बी की तरफ, राइट की तरफ फ्लो हो रहा है, तब तो हम करंट का डायरेक्शन राइट ही लेंगे। लेकिन अगर इधर इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो हो रहा है ए से बी, राइट, तो फिर करंट का डायरेक्शन लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि उसका ठीक उल्टा। और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं बताने जा रहा हूं कि अगर हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से खींच कर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने का प्रयास करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस प्लस चार्ज की वजह से बना है, अगर हम इन्फिनिटी से एक प्लस चार्ज को लेकर आएंगे तो ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, इसे अपने से दूर भगाना चाहेगा। अगर हम फिर भी इस प्लस चार्ज को नजदीक लाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये अपने आप नहीं आएगा, हमें इसके लिए वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो यही जो वर्क हम करते हैं ताकि हम किसी चार्ज को उठाकर, इन्फिनिटी से उठाकर, वो भी यूनिट चार्ज को, 1 यूनिट वाले चार्ज को उठाकर अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, तो उसके लिए जो भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट यानी कि +1 कूलम चार्ज, फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे उठाकर लाने के लिए जो भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। इसे हम V से डिनोट करते हैं और V होता है W/Q, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। वोल्ट जो हम कहते हैं 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 120 वोल्ट, 440 वोल्ट, तो वो पोटेंशियल का यूनिट होता है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है।
अब आप देखिए, यही पिछला ग्राफ का फिगर है हमारे पास में। अगर हम किसी चार्ज को ए तक लेकर आते हैं या बी तक लेकर आते हैं, तो जाहिर सी बात है ए तक लाने के लिए कम वर्क डन करना पड़ेगा और बी तक लाने के लिए ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। यानी कि ए के लिए पोटेंशियल कम होगा और बी के लिए पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो ए और बी के पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आने वाला है। यही जो पोटेंशियल का डिफरेंस आता है ए और बी के बीच में, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि ए तक लाने के लिए अगर 10 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है और बी तक लाने के लिए 15 जूल का, तो ऑब्वियसली ए और बी के बीच में फिर 5 जूल का डिफरेंस है। यही 5 जूल का वर्क जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो अब आप समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है। तो चार्ज हमारा Q/T होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ही करंट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आप समझ चुके हैं कि किसको कहते हैं हम लोग। और इसका फॉर्मूला W/Q होता है। ये देखिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन बाय चार्ज यानी कि W/Q, SI यूनिट वोल्ट। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट सर्किट डायग्राम पे। किसको कहते हैं हम सर्किट डायग्राम? सबसे पहले तो ये जानना होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के ढेर सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये देखिए, यहाँ जो फिगर है ये इलेक्ट्रिक सेल कहलाता है। अगर सेल को ही आपस में जोड़ दिया जाए तो बैटरी कहलाता है। ये स्विच है ओपन, यानी कि जब स्विच ऑफ है, और ये स्विच है क्लोज, यानी कि जब करंट फ्लो हो रहा है। ये वायर जॉइंट है, ये क्रॉस्ड वायर जॉइंट है जो ऊपर ऊपर से निकल गया। ये बल्ब है, ये रेजिस्टेंस है इस तरह का, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि जिसमें रेजिस्टेंस बदल रहा हो। ये एमीटर है जो करंट मेजर करने के काम आता है, और ये वोल्ट मीटर है जो पोटेंशियल मेजर करने के काम में आता है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं उनको अगर हम एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में अरेंज करते हैं, उस डायग्राम को ही हम कहते हैं सर्किट डायग्राम। तो आप सर्किट डायग्राम से समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और सर्किट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके इस इलेक्ट्रिकल सेक्शन के लिए, वो है ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या था? देखो, ओम्स ने एक लॉ दिया था। उसने कहा कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, सपोज दैट ये पेन मेरा कंडक्टर है और इसमें करंट को फ्लो होना है इस पेन में इधर से इधर, तो करंट अपने आप फ्लो नहीं होगा। करंट को फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। यानी कि इधर का पोटेंशियल हाई, इधर का लो, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होगा। और जो करंट फ्लो होगा उसका स्पीड इस बात पे डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना ज्यादा है। अगर ज्यादा पोटेंशियल होगा तो ज्यादा तेजी से करंट फ्लो करेगा, और कम पोटेंशियल होगा तो कम तेजी से। ठीक, इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाने जा रहा हूं कि अगर ये कॉपी है और इस पे ये पेन रखा हुआ है और ये लेवल रोड पे है, ऐसे लेवल में है, तो ये पेन नीचे की ओर नहीं गिरेगा क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है या पोटेंशियल एनर्जी सेम है। लेकिन अगर इस कॉपी का मैं एक सेक्शन ऊपर उठा दूं ऐसे, तो जैसे जैसे मैं ऊपर उठाऊंगा वैसे वैसे पेन का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। और ये मूवमेंट कितना फास्ट होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने इस कॉपी को कितना ज़्यादा एक साइड से ऊंचा उठाया। तो एक साइड के से ऊंचा उठाने से क्या मतलब है कि एक साइड का पोटेंशियल हमने बढ़ा दिया जबकि दूसरे साइड का पोटेंशियल हमारा कम था। तो आइए देखते हैं अब आगे कि ओम्स लॉ क्या कहता है। आपका ओम्स लॉ यही कहता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल पे। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ हमने इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। ये कांस्टेंट होता है 1/r, जहां r है रेजिस्टेंस। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टेकल टू द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज को फ्लो होने में जो दिक्कत होती है किसी भी कंडक्टर में, उस ऑब्स्टेकल को, उस रुकावट को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और देखिए इसका ऐसा यूनिट क्या है? इसका ऐसा यूनिट है ओम, जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं, यानी कि ऐसे गोल करके फिर ऐसे बढ़ा देते हैं। दिस इज योर ओम। ये रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। अब देखिए रेजिस्टेंस कौन कौन सी बात पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी कि एल पे, यानी कि कंडक्टर जितना लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना हाई होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ए पे, तो रेजिस्टेंस कंडक्टर जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम पाया गया है। यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए पे, यानी कि 1/a। तो R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1/a, यहाँ से R प्रोपोर्शनल टू L/4।
ए आ जा रहा है। तो फिर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। सो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, जहाँ रो एक कांस्टेंट है और इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या है ये रेजिस्टिविटी? तो देखिए, अगर हम किसी कंडक्टर का लेंथ 1 कर दें, ए भी 1 कर दें, तो 1 1 ये दोनों हो गया 1, तब रो इज इक्वल टू आर बच जाएगा। यानी कि रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस है जब उसका लेंथ 1 होता है और एरिया भी 1 होता है। यानी कि इन दोनों को 1 करके जो आर मिलेगा वही रो होगा। और रेजिस्टिविटी के लिए आपके पास डेफिनेशन भी नोट्स में दिया गया है। इसका ऐसा यूनिट है ओम मीटर। दिस इज योर ओम मीटर पार्ट। एक बात और जान लीजिए कि अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि सबका रेजिस्टिविटी सेम होगा, मटेरियल टू मटेरियल ये डिफर करता है। एल्युमिनियम का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, वुड का अलग होगा, पेपर का अलग होगा। अब है अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स। क्या रेजिस्टेंसेस को हम लोग अलग अलग अरेंज भी कर सकते हैं? तो जी हाँ, रेजिस्टर्स को हम लोग अलग अलग अरेंज कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस को दो तरीके से अरेंज किया जाता है, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। ये देख रहे हैं, जब रेजिस्टेंस लगातार जोड़े जाएं एक ही तार से तो वो कहलाता है सीरीज, और जब पैरेलल वाले अलग अलग तारों में जोड़ा जाए तो रेजिस्टेंस को हम कहते हैं पैरेलल। यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस को एक सेल से जोड़ दिया गया है, यहाँ भी एक सेल से जोड़ दिया गया है। सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग में क्या क्या बेसिक्स होता है, ये डिफरेंस के रूप में आपको नोट्स में दिया गया है। एक बात याद रखिएगा कि अगर सीरीज ग्रुपिंग चल रहा है तो वहाँ पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, यानी कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ भी देख लीजिए, ये सीरीज है, इसका टोटल जो पोटेंशियल V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों पे अलग अलग चला जाएगा। जबकि पैरेलल में V सेम रहता है, जो I जाएगा वो बढ़ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ये देखिए यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है कि जब सीरीज है तो V जो है वो 3 पार्ट में बटा V1 V2 V3, और यहीं से आपका सीरीज का फॉर्मूला भी निकलेगा। सीरीज ग्रुपिंग में V जो होता है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू I इंटू R, यहाँ V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3। क्योंकि सीरीज में I सेम रहता है, तो अब हम I को अगर कॉमन लेकर दोनों तरफ कैंसिल कर दें तो सीरीज का रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो सीरीज में अगर रेजिस्टेंस टोटल निकालना हो तो उनको आपस में डायरेक्टली आप जोड़ दीजिए। लेकिन अगर हम पैरेलल में चल रहे हैं तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। पैरेलल में जो टोटल करंट सेल से निकलता है वो अलग अलग तार में डिवाइड हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं I1 है, I2 है, I3 है, और रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। तो याद रखिए, पैरेलल में जो ये पोटेंशियल V होता है वही सब में होता है, यानी कि पोटेंशियल तो सेम रहता है। तो पैरेलल ग्रुपिंग में I डिवाइड हो जाता है तो हम I ले लेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और ओम्स लॉ से I का फॉर्मूला होता है V बाई आर। तो ये हो जाएगा V बाई आर पैरेलल, यानी कि R टोटल जो पैरेलल में बन रहा है इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। V को कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास पैरेलल के लिए बच्चों फॉर्मूला आ जाएगा 1 बाई आर पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यानी कि जब पैरेलल अरेंजमेंट होगा तो रेजिस्टेंसेस को हमें रेसिप्रोकल में लेकर चलना है। तो न्यूमेरिकल बनाते वक्त ये सीरीज और पैरेलल दोनों का फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा, इसको बढ़िया तरह से आप अपने मन में बिठा लीजिएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी कंडक्टर से पास होता है, किसी भी कंडक्टर से, अगर ये मेरा कंडक्टर, इससे करंट अगर पास आउट होगा तो ये पेन जो कंडक्टर के रूप में ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने के पीछे कारण क्या है कि जब किसी चीज में करंट फ्लो होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह को, और ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस कंडक्टर के जो एटम्स हैं, एटम्स में जो पार्टिकल्स हैं, उनसे वो टकराते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर दो चीजें टकराएं तो हीट प्रोड्यूस होना है। तो इसी तरह से कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वो एटम के पार्टिकल से टकराते हैं, टकराएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा। यानी कि हर इलेक्ट्रिक करंट का अपना एक हीटिंग इफेक्ट भी होता है। तो कितना हीट प्रोड्यूस होता है, चलिए आइए देखते हैं। तो जो हीट प्रोड्यूस H होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया है करंट के स्क्वायर का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया है रेजिस्टेंस का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया है टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट का। यानी कि करंट जितना ज्यादा टाइम तक फ्लो होगा उतना ज्यादा उसमें
हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी आपको मिलता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट K लेकर आए, तो H इज इक्वल टू K इंटू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। और एक्सपेरिमेंटली इस K का वैल्यू 1 पाया गया है। तो हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है आई स्क्वायर आर टी जूल्स के अकॉर्डिंग। ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका जूल, तो वी स्क्वायर बाई आर टी। एक और भी फॉर्मूला, अगर हम आई की जगह वी बाई आर डाल दें तो ये वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा, एक आर से एक आर कैंसिल, तो वी स्क्वायर बाई आर टी भी मिल जाएगा। और v इज इक्वल टू आई आर होता है, अगर एक आई और एक आर उठा ले तो v मिल जाएगा, और यहाँ i रह गया, t रह गया, तो वी आई टी भी फार्मूला होता है हीट का। तो इस तरह से याद रखिए, हीट एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं आपके पास में, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर टी और वी आई टी। तो इन तीनों फार्मूलों से कोई भी फार्मूला यूज होकर टोटल हीट कितना प्रोड्यूस हुआ है ये निकल कर आएगा। क्या इस हीटिंग इफेक्ट का कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है जो हमें दिखता हो कि करंट फ्लो हो रहा है और हीटिंग हो रहा है? तो होता है। अगर किसी भी लोहे के रॉड में आप करंट फ्लो कराइए तो लोहे का रॉड गर्म हो जाता है। यही नहीं, जो इलेक्ट्रिक प्रेस होता है, जो कपड़े हम प्रेस करते हैं, उसमें करंट फ्लो कराते ही वो गर्म हो जाता है। या इलेक्ट्रिक वाटर हीटर गर्म हो जाता है जिससे हम पानी गर्म कर पाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। यानी कि करंट फ्लो कराइए और आपके पास जो चीज है वो गर्म हो जाएगा। साथ ही साथ बल्ब में देख लीजिए, बल्ब में हाई रेजिस्टेंस का लगा होता है आपके पास में उसका फिलामेंट। तो जब फिलामेंट बहुत ज़्यादा गर्म होता है, रेड हॉट हो जाता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है और हमें लाइट मिलता है। इसके अलावा आप अक्सर सुनते होंगे कि शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गया घरों में। तो ये शॉर्ट सर्किट पुराने बिल्डिंग्स के तारों में होता है, जिनके तार पुराने हैं। तो हर तार के ऊपर में एक इंसुलेशन होता है प्लास्टिक का। क्योंकि तार में बार बार करंट जा रहा है, तो बार बार करंट जाने की वजह से वो इंसुलेशन हीट की वजह से गल जाता है। और फिर जब उसमें करंट फ्लो होता है तो 2 तार आपस में, क्योंकि साथ साथ ही रखे होते हैं, तो टकरा जाते हैं और उनमें शॉर्ट सर्किट होकर आग लग जाता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो क्या हो रहे हैं, आपके उसके अंदर में बिजली प्रोड्यूस हो रहा है और बिजली की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रिक पावर पे। कोई भी पावर हो वो होता है वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। तो पावर को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। कितना तेजी से हमें बिजली का काम करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक वर्क करना पड़ रहा है, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर हो गया आपके पास में वर्क बाय टाइम या हीट एनर्जी बाय टाइम। और पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट। वाट होता है जूल पर सेकेंड। तो चलिए पावर का फॉर्मूला निकालते हैं। पावर इज इक्वल टू हीट बाय टाइम है। तो हीट का एक फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी। ये देखिए ऊपर में हीट का एक फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी। तो हीट की जगह पुट कर दिए, इस हीट की जगह आई स्क्वायर आर टी बाई टी। टाइम भी नीचे में आना है तो उससे टी से टी कैंसिल, आई स्क्वायर आर। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई आर टी डिवाइडेड बाई टी, फिर टी कैंसिल, वी स्क्वायर बाई आर। या वी आई टी भी हीट का फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूले हैं हीट के, तीनों बारी बारी से यहाँ पुट करेंगे, टी से टी कैंसिल। तो आई स्क्वायर आर वी आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर। तो पावर का 3 फॉर्मूला फिर मिल जाएगा आपको, आई स्क्वायर आर वी आई और आई स्क्वायर बाई आर। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको ये चीज आपके लिए हेल्पफुल है। ये सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स बनाने में आपके काम आएंगे। तो अभी तो हम लोग न्यूमेरिकल नहीं बना पा रहे हैं। स्कूल्स खुलते ही जो क्लासेस होंगे वहाँ पे डायरेक्टली आपको हर तरह का न्यूमेरिकल बनाना बताया जाएगा। तो इन द मीन टाइम ये चैप्टर खत्म हो रहा है थ्योरेटिकली। नोट्स के साथ मैं आपको ये चैप्टर का सारा कुछ भेज रहा हूँ। आप लोग इसको अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ते रहिए, देखते रहिए कि प्रोसेस किस तरह से चल रहा है, आगे कैसे कब से आपके स्कूल खुलते हैं। और जो भी नोट्स आपको दिया जाए, जो भी आपको समझाया जा रहा है वीडियोस के थ्रू ही, आप उस वीडियोस को बार बार देखिए। मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चाहिए तो, या अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए अगर उन्हें भी किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई इशू हो तो। हम कोशिश करेंगे कि अपने एक वीडियो के अंदर ही अपना पूरा चैप्टर खत्म करें। अगर आप उस पूरे वीडियो को बार बार देखें तो आपको वो चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ जाना चाहिए।
तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि जिस दिन भी हम कोई वीडियो दें आपको तो एक पूरा चैप्टर कवर कर दें और साथ ही साथ उसका नोट्स भी आपको दे दें, ताकि उन नोट्स के जरिए आप आसानी से पूरे चैप्टर को कवर अप कर पाए और आपके लिए एजुकेशन डिफिकल्ट ना रहे। तो स्टूडेंट्स, होप करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और जल्दी हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय।